हेलो एवरीवन, बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ये होगी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो कि रिक्वायर्ड होगा आपका डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट करने में। तो इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उस प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उनका डिटर्मिनेशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहेगी उसका डिटर्मिनेशन में बताऊंगा। अभी फिलहाल में ये जनरल प्रॉपर्टीज है सॉइल की, उसको हम एस्टिमेट करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम पढ़ाया है, 2 फेज सिस्टम पढ़ाया है। वहां पर मैं आपको हर एक का मीनिंग बता चुका हूँ, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्या होते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्या होते हैं वेट ऑफ वाटर, क्या होता है वेट ऑफ सॉलिड्स, क्या होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल, क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो उन्हीं सब पैरामीटर्स का यूज करते हुए यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वाटर कंटेंट। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी कैन डिस्कस इज वाटर कंटेंट। ये अपने आप में एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है, उसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं जल्दी से। वाटर कंटेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। वाटर कंटेंट को हम लिख रहे हैं, इट कैन बी डिफाइंड, it can be defined as the ratio of weight of water to the weight of solid, weight of solids। ठीक है, तो ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स का। चाहे फिर 3 फेज सिस्टम हो या फिर 2 फेज सिस्टम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वाटर है, कितना वेट वाटर का प्रेजेंट है, सॉलिड्स का कितना वेट अवेलेबल है, दोनों का रेशियो लो, आपको वाटर कंटेंट आपके सॉइल में कितना अवेलेबल है पता लग जाएगा। तो यहां पर वाटर कंटेंट को मैं डिनोट करने वाला हूं स्मॉल w से। कैपिटल W से टोटल वेट ऑफ सॉइल डिनोट करता हूं, स्मॉल w से वाटर कंटेंट डिनोट करता हूं, जो कि आपका क्या हो जाएगा, क्या होता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर को हम WW से शो करते थे, टू दी वेट ऑफ सॉलिड्स जिसको हम WS से शो करते थे। परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इनटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज वाटर कंटेंट निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको परसेंटेज में ही निकालना है। यदि आपको ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कैलकुलेट इन परसेंटेज, तो फिर आप नॉर्मली निकालेंगे वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड से। अच्छा, अब इसकी लिमिट क्या हो सकती है, तो देखिए देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देयर इज नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। तो क्या फिर वाटर कंटेंट इनफाइनाइट हो सकता है? इनफाइनाइट तो कुछ भी दुनिया में नहीं है, इनफाइनाइट से कम हो सकता है ना। क्योंकि देखिए, यदि मैं कह रहा हूं, एक बात तो यह हो गई, दूसरी बात यदि मैं आप लोगों को ऐसा लिख रहा हूं कि इफ वाटर कंटेंट इज 0, इसका मतलब क्या हो चुका है, वेट ऑफ वाटर 0 हो चुका है। वेट ऑफ वाटर 0 हो चुका है मतलब सॉइल क्या हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या हो चुका है, इसका मीनिंग हो चुका है कि आपकी जो सॉइल है वो कैसी सॉइल है, ड्राई सॉइल है, यदि वेट ऑफ वाटर 0 हो रहा है तो। एक और बात लिखते हैं, वाटर की जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज है वाटर कंटेंट की, चूंकि मैं बता चुका हूं कि देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ द वाटर कंटेंट, तो इसका जो रेंज है वो 0 टू इनफाइनाइट हो सकता है। एग्जैक्टली भी इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नथिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कम, है ना। 0 हो सकता है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इनफाइनाइट तक वाटर कंटेंट होता है, एक बात। दूसरी बात, कब वाटर कंटेंट 0 होगा, जब सॉइल ड्राई रहेगी वाटर कंटेंट 0 रहेगा। कब वाटर कंटेंट इनफाइनाइट रहेगा, तो इनफाइनाइट वाटर कंटेंट से मतलब क्या रहेगा, मेरा कहने का मतलब यह रहेगा कि वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। देखिए, यदि मैं कह रहा हूं कि वाटर कंटेंट इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉलिड 0 हो चुका है, विच इज नॉट पॉसिबल। यदि वेट ऑफ सॉलिड 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, सॉलिड्स तो है ही नहीं, हर जगह वाटर ही वाटर है,
विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसे मटेरियल को हम सॉइल नहीं कह सकते हैं। सॉइल के अंदर सॉलिड्स प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड्स होगा लेकिन बहुत कम होगा, बाकी पूरा ज्यादा अमाउंट में वाटर होगा, तब हम वाटर कंटेंट को कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट तक पहुंच चुका है। यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर और उसके अंदर 1 या 2 पार्टिकल्स सॉइल्स के डाल दो, वाटर कंटेंट इज व्हाट? इनफाइनाइट इन द सॉइल। वेट ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस, एवरीवेयर देयर इज अ वाटर। तो ये ऐसा एग्जांपल जहां पर हो सकता है आपका वाटर कंटेंट इनफाइनाइट तक पहुंच सकता है। क्लियर है यहां तक? तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 टू इनफाइनाइट में कह सकता हूं, लेकिन कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। अब देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट 1 से बड़ा भी हो सकता है, 2, 3, 4, 25, 50 कुछ भी हो सकता है वाटर कंटेंट का वैल्यू, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम फिर यहां पर देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट 0 है तो ड्राई सॉइल, रेंज हमने यहां पर बता दिया। अच्छा, ये जो वाटर का वेट परसेंटेज वाटर कंटेंट है, इसको हमने वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड लिख रखा है। अच्छा, इस वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन भी मैं बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके हम डिस्कस करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर एस्टिमेशन की तरफ मूव करेंगे। अभी फिलहाल में हमें इतना सीखना है। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता था वाटर कंटेंट में कि वाटर कंटेंट जो है वो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स है। एक बात मैं बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ, सॉइल के अंदर 2 ऐसी चीजें होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। एक होता है वेट ऑफ सॉलिड और एक होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सॉइल के अंदर कितने क्वांटिटीज प्रेजेंट होती है? 3 क्वांटिटीज प्रेजेंट होती है। सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है। आप सॉइल को एक्सकेवेट करो, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करो, सॉइल के जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर है और एयर है, वो चेंज हो जाते हैं। क्योंकि आपने जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया, सॉइल तो थोड़ा वाइब्रेट हुआ होगा, हिला होगा, तो वाटर कंटेंट हो सकता है इवेपोरेट कर गया हो। टेम्परेचर चेंज हुआ, वाटर इवेपोरेट हो गया हो, वाइब्रेट करने पर एयर बाहर हो गई हो थोड़ा सा। तो सॉइल सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉलिड्स एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आर 2 पैरामीटर्स, आर 2 एक ऐसे पैरामीटर्स है जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। आप लोकेशन चेंज कर दो सॉइल की, वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिमेन्स सेम। आप टेम्परेचर चेंज कर दो सॉइल में, वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिमेन्स सेम, ठीक है। तो यहां पर आपने जो वाटर कंटेंट एस्टिमेट करा है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी को लेकर एस्टिमेट करा है, विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड एस्टिमेट करा है। तो क्या मैं टोटल वेट ऑफ सॉइल लेके भी एस्टिमेट कर सकता हूं क्या वाटर कंटेंट? बिल्कुल एस्टिमेट कर सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वाटर कंटेंट water content can be estimated with respect to total weight of soil also, total weight of soil also। तो चलिए टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट करते हैं। तो वहां पर भी मैं वाटर कंटेंट को W, स्मॉल w से शो करूंगा, लेकिन इस बार W डैश से शो करूंगा। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर टू दी टोटल वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा। सो वेट ऑफ वाटर, जैसे मैंने पहले लिया था वेट ऑफ सॉलिड्स, यहां पर मैं ले लूंगा टोटल वेट ऑफ वाटर, टोटल वेट ऑफ सॉइल ले लूंगा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, W डैश इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल को हम क्या लिख सकते हैं, चाहे वो 2 फेज सिस्टम में हो चाहे वो फिर 3 फेज सिस्टम में हो, आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ये हो जाएगा टोटल वेट ऑफ सॉइल की जगह मैंने ये 2 टर्म लिख दिए। अब यहां पर देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कैसा, ऊपर और नीचे मैं डिवाइड कर रहा हूं वेट ऑफ सॉलिड्स है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, यहां पर वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस यहां पर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, ऐसा हो जाएगा। तो W डैश विल बी इक्वल टू, W डैश क्या है, वाटर कंटेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, क्या चीज थी ये, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट था हमारा। तो W डैश इक्वल टू, ये टर्म क्या हो चुका है, W हो चुका है, स्मॉल w वाटर कंटेंट, ये 1 हो चुका है, प्लस ये क्या हो चुका है, अगेन वाटर कंटेंट हो चुका है। तो ये मुझे एक एक्सप्रेशन मिल चुका है
वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल के करस्पॉन्डिंग निकालने का फॉर्मूला। तो W डैश इक्वल टू W डिवाइड बाय 1 प्लस W हो चुका है। अब ये जो स्मॉल w देखने को मिल रहा है ये विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स निकला है, ये जो निकला है W डैश ये विथ रिस्पेक्ट टू टोटल सॉइल निकला है। दोनों में से ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका होगा? ऑफ कोर्स ये वाले का होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये वाला जो W आपने एस्टिमेट करा है, यहां पर देखिए ये वाला W हमने एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मेजर करा है। आपने यहां पर जो वाटर कंटेंट मेजर करा है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मेजर करा है। मैं आपको बता चुका हूं कि सॉइल के अंदर दो ही पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमेशा कांस्टेंट बना रखते हैं, चाहे फिर आप उसकी लोकेशन चेंज कर दो, चाहे फिर उसमें उसको ट्रांसपोर्ट कर दो, फिर चाहे उसके अंदर आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दो। वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स विल ऑलवेज रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है टाइम के साथ में भी। तो जब एक ऐसे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आप वाटर कंटेंट मेजर कर रहे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, नॉट बिकॉज ऑफ टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, नॉट बिकॉज ऑफ लोकेशन, देन यहां पर जो वाटर कंटेंट होगा वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, बल्कि यहां पर जहां पर आपने टोटल वेट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि टोटल वेट ऑफ सॉइल के अंदर वेट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है। आपने टेम्परेचर सॉइल का चेंज किया, वेट ऑफ वाटर चेंज हो चुका है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट वेरी हो रहा है। जो टोटल वेट ऑफ सॉइल है वो कभी भी सेम नहीं रह सकता है। क्लियर? तो जब भी कोई प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट करते हैं उसका सिग्निफिकेंस कम होता है, जब भी कोई प्रॉपर्टी ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। तो यहां पर मैं वही लिखना चाहूंगा एक कमेंट के फॉर्म में क्या लिखना चाहूंगा मैं कमेंट के फॉर्म में? मैं ये लिखना चाहूंगा नोट। एक नोट लिखते हैं और नोट ये रहेगा आप लोगों के लिए कि W is measured with a constant quantity that is weight of solids, where W dash is measured with total weight of soil which can get changed on changing the location, temperature and time, है ना? with time also it can change, है ना? Therefore significance of W is more than the significance of W dash, or simply you can write W is more significant than W dash, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो चुका आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट। तो ये था आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट। ठीक है, देयर इज नो अपर लिमिट, इफ इट इज 0 देन इट विल बी ड्राई सॉइल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज योर वॉइड रेशियो। तो यहां पर वॉइड रेशियो में लिख रहा हूं जिसको मैं डिनोट करता हूं ई से। वॉइड रेशियो का हम ई से लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया वॉइड रेशियो का? ई को यदि मैं लिख रहा हूं तो वॉइड रेशियो समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को 2 फेज सिस्टम 3 फेज सिस्टम बढ़ा चुका हूं। आप लोग समझते हैं यदि मैं लिखता हूं VV मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मैं लिखता हूं VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहां पर जो वॉइड रेशियो होता है उसकी डेफिनेशन पहले मैं लिखना चाहूंगा कि वॉइड रेशियो can be defined as the ratio of
वॉल्यूम ऑफ voids to the volume of solids, volume of voids to the volume of solids। क्या मतलब होता है इसका कि आपका void ratio को हम E से डिनोट करने वाले हैं एंड दिस E विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स VB डिवाइड बाय VS। ये मुझे एक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वॉइड रेशो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ये कभी जीरो नहीं हो सकते। देयर इज नो सॉइल अवेलेबल ऑन दिस अर्थ जो अपने पास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स नहीं रखता हो। हर एक सॉइल में वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे। इफ वॉइड्स आर देयर, वॉइड रेशियो विल बी देयर। तो वॉइड रेशियो कभी भी किसी भी सॉइल में जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर वॉइड रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज कारण क्या है? बिकॉज आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात मैं ये लिख रहा हूं, चलो आपने बता दिया सर कि वॉइड रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसकी फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? अच्छा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो वॉइड रेशियो हमेशा ग्रेटर देन क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। चलो जीरो से तो बड़ा रहेगा, लेकिन कहां तक? 1 2 3 4 5 10 15 50 100। तो देर इज नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ void ratio। void ratio can be anything, okay, but it is greater than zero। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। ये एक को भी क्रॉस कर सकता है, 1.2 1.5 6 7 8 एनीथिंग। तो यहां पर ये जो void ratio है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ void ratio। void ratio कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम ऑफ voids कभी भी जीरो नहीं हो सकते। क्यों वॉल्यूम ऑफ voids कभी जीरो नहीं हो सकते? सर आप एक सॉइल लीजिए और उसको जोर से कॉम्पैक्ट करिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस में जितने वॉइड्स होंगे वो तो ब्रेक हो जाएंगे। मैं मान सकता हूं एक समय के लिए, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं कि यदि मेरे पास सॉइल है और उसमें मैं कंपैक्शन कर रहा हूं। कंपैक्शन मतलब मैं आगे चैप्टर नंबर 3 में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कंपैक्शन। अभी सिर्फ इतने से कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सपोज एक सॉइल है, उस पर मैंने हैमर लगाया। तो जैसे मैंने हैमर लगाया इस पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 पर मैं मान लेता हूं कि वॉइड्स पूरी तरीके से जीरो हो गए होंगे, एयर पूरी तरीके से बाहर हो गई होगी। लेकिन जैसे मैं ये हैमर वापस उठाऊंगा, सम अमाउंट ऑफ एयर वापस क्या हो जाएगी? सॉइल में एंटर कर जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हर जगह एयर है, उसको जैसे स्पेस मिलेगा सॉइल के अंदर वो वापस एंटर कर जाएगी। मतलब कभी भी जीरो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पॉसिबल नहीं है। जीरो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पॉसिबल नहीं है तो जीरो वॉइड रेशियो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका वॉइड रेशियो। ये जो वॉइड रेशियो होता है ये आपका फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल में कम होता है ना? ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी नोट लिखिए, चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल में इतना लिखना है कि यहां पर नोट करके इसके अंदर वॉइड रेशियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। वॉइड रेशियो is higher, the void ratio is higher for fine grain soil and lower for coarse grain सॉइला। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कम होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा होता है। अब आप लोग समझेंगे जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी कॉलेज में भी सॉइल पढ़ा नहीं होगा, जियोटेक पढ़ा नहीं होगा, तो उनको पता ही नहीं होता होगा कि फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है।
टाइम के साथ धीरज रखो, सब कुछ समझ में आएगा, क्या होता है फाइन ग्रेन सॉइल, क्या होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, में सब कुछ पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन। अभी चूंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने लिख रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज योर पोरोसिटी। पोरोसिटी जिसको हम ईटा से डिनोट कर सकते हैं। तो पोरोसिटी को हम ईटा से डिनोट कर रहे हैं। यहां पर पोरोसिटी की डेफिनेशन में लिखना चाहूंगा, और वो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि पोरोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ volume of voids to the volume of soil। तो यहां पर जो पोरोसिटी है वो वॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहां पर पोरोसिटी को हम ईटा से डिनोट करने वाले हैं, विच इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स to the total volume of soil. So if you want I can write the word here total volume of soil, capital V. If you want to multiply by 100 you can, because परसेंटेज में भी आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज पोरोसिटी हो जाएगी। परसेंटेज में नहीं एस्टिमेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। तो ये आपका क्या हो चुका है, पोरोसिटी का डेफिनेशन हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि ये पोरोसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो सोचिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये जो पोरोसिटी है इसकी रेंज लिख रहा हूं कि ये हमेशा 0 से बड़ी होती है लेकिन लेस देन 1 होता है। 1 मतलब परसेंट नहीं, 1 मतलब वैल्यू। ठीक है, अभी चाहे तो मैं 100 को हटा देता हूं यदि आप लोग चाहें, और यदि आप लोग चाहें तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करके अपनी यहाँ इसको 1 को 100% लिखूंगा। अभी फिलहाल में मैं पोरोसिटी को सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं कि जो पोरोसिटी है वो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यदि पोरोसिटी 0 हो गई मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी 0 हो चुका है, और कभी भी सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 नहीं होता है। मैं काफी नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता चुका हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 नहीं हो सकता, इसलिए पोरोसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए ईटा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। एक बात। दूसरी बात, कभी भी पोरोसिटी 1 के इक्वल नहीं हो सकती है, 1 से छोटी ही रहेगी। क्यों भाई? सोचो यदि 1 के इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हो चुका है? इसका मतलब ये हो चुका है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो गए। कैसे पॉसिबल है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मैं मान लेता हूं कि सभी वॉइड्स एयर से फिल है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि सॉइल सॉलिड्स तो है ही नहीं, हर जगह क्या प्रेजेंट है? एयर ही प्रेजेंट है, या हर जगह वाटर ही प्रेजेंट है, सॉइल सॉलिड्स तो है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं ना भाई कि टोटल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, टोटल वॉल्यूम क्या होता है ऑफ सॉइल का? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। आप बोल रहे हैं कि पोरोसिटी 1 हो गया। 1 कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हो जाए, और ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब आप इसका वैल्यू क्या हो जाए? 0, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0 है, मतलब सॉलिड्स प्रेजेंट नहीं है। जब सॉलिड्स प्रेजेंट नहीं है तो उसका आप सॉइल कैसे कहोगे भाई? मतलब आप सिर्फ या तो एयर की बात कर रहे हैं या सिर्फ आप वाटर की बात कर रहे हैं, सॉइल है ही नहीं उसमें, सॉलिड्स है ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहां पर ये रेंज हो चुकी है कि ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, कभी ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, छोटा होगा 1 से। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात यहां पर मैं ये डिस्कस करने चाह रहा था कि जो आपका पोरोसिटी है और जो आपका वॉइड रेशो है, दिस टू कैन बी कंपेयर्ड। कैसे? समझने की कोशिश करिए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं E एंड ईटा। आप लोगों का मीनिंग समझना होगा धीरे धीरे। जब भी मैं E लिखता हूं मतलब मैं वॉइड रेशो की बात कर रहा हूं, जब भी मैं ईटा लिखता हूं मतलब मैं पोरोसिटी की बात कर रहा हूं। सो E एंड ईटा कैन बी कोरिलेटेड। कैसे? देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पोरोसिटी मेरे पास क्या है? VV डिवाइड बाय V है। सो पोरोसिटी
इज वीवी डिवाइड बाय वी, और आपका वीवी डिवाइड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। तो यहां पर पोरोसिटी इक्वल टू, दो ऊपर नीचे दोनों जगह मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या मिल रहा है वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, वॉइड रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज द वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अगेन वॉइड रेशियो, एंड वीएस से वीएस कट के 1 हो जाएगा। पोरोसिटी मुझे मिल चुका है ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी अरेंज कर लिख सकते हैं, 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो ये आपने क्या कर दिया, एक रिलेशन निकाल दिया है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में। यहां पर पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में आपने ये रिलेशन निकाला है, ये तो अच्छी बात है। दोनों में कंपेयर में क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉइड रेशियो में भी यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। वॉइड रेशियो क्या बताता है, सॉइल के अंदर जो वॉइड्स प्रेजेंट है उसको शो करता है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। पोरोसिटी क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बताता है, सॉइल में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को शो कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंस यह है कि वॉइड रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शो करता है, जबकि पोरोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम शो करता है। अब दोनों में से ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन होगा, तो आप सोचिए, जो मैंने यहां पर वॉइड रेशियो यहां पर एस्टिमेट कर रखा है वो एक कांस्टेंट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट कर रखा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं टेम्परेचर, लोकेशन, टाइम के साथ में ये चीजें चेंज नहीं होती है। कौन कौन सी चीजें, वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिमेन सेम। लेकिन यहां पर जो मैंने पोरोसिटी एस्टिमेट करी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एस्टिमेट करी है, जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर भी प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है। इफ आई चेंज द लोकेशन, इफ आई चेंज द टाइम, इफ आई चेंज द if I change the temperature, some amount of water gets evaporated। जब मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह, तो रोड पे चलते समय ट्रक मूव होगा, वाइब्रेशन कारण एयर भी, वॉल्यूम ऑफ एयर कम हो गई है। मतलब टाइम के साथ में ट्रांसपोर्टेशन के कारण, टेम्परेचर चेंज होने के कारण, लोकेशन चेंज होने के कारण टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो जाता है। लेकिन जो क्वांटिटी कांस्टेंट बनी रहती है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो मैं आपको पहले भी जब मैंने वाटर कंटेंट पढ़ाया था तब भी बताया था कि जब भी कोई पैरामीटर्स आप एक कांस्टेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, जबकि कोई पैरामीटर्स वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं उससे। तो यहां पर ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, वॉइड रेशियो, और कम सिग्निफिकेंस किसका है, पोरोसिटी का। तो अब आप लोग क्या देखेंगे, जब भी मैं आगे कोई बड़ी प्रॉपर्टीज एस्टिमेट करूंगा, जैसे यूनिट वेट एस्टिमेट करूंगा, डेंसिटी वगैरह एस्टिमेट करूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह एस्टिमेट करूंगा, वहां पर मैं पोरोसिटी को यूज कम करूंगा, लेकिन वॉइड रेशियो को मैं क्या करूंगा, ज्यादा यूज करता हुआ आप लोगों को नजर आऊंगा। हर जगह वॉइड रेशियो के कारण जो वॉइड्स को हम शो करने की कोशिश करेंगे, तो हर जगह ज्यादातर मैं वॉइड रेशियो यूज करूंगा, बहुत कम जगह आप लोग देखेंगे मैं पोरोसिटी का यूज करूंगा। क्लियर है। और पोरोसिटी होगा भी तो मैं उसको पहले वॉइड रेशियो में कन्वर्ट करके फिर उसका कहीं पर यूज करूंगा। और कैसे कन्वर्ट करना है पोरोसिटी को वॉइड रेशियो में, ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, इसको यूज करते हुए आप पोरोसिटी को वॉइड रेशियो में या वॉइड रेशियो को पोरोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर हम इंपॉर्टेंस पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो both are showing volume of voids in the given soil, in the given soil।
द वॉइड रेशो is measured with respect to W dot R dot T का मतलब क्या हो जाएगा, with respect to constant property that is volume of solid, whereas porosity is measured with respect to total volume of soil. Therefore, significance of void ratio, therefore significance of void ratio is more than porosity. ठीक है, तो यहां तक हमने टोटल 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है. अब प्रॉपर फॉर्मेट में नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे बकायदा हर एक पॉइंट को. पोरोसिटी के बारे में हमने देख लिया है, हमने देख लिया है वॉइड रेशो के बारे में, और हमने यहाँ पर देख रखा है आपका वाटर कंटेंट के बारे में. तीनों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो अभी मैंने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करी है. इसके बाद में आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा, इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे.